गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास का 5वां अध्याय, जिसका शीर्षक है सल्तनत कालीन जनजीवन। इसके पहले वाले अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा था कि भारत में सल्तनत कालीन कैसे स्थापित हुआ था, उन लोगों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया और उन लोगों की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सल्तनत काल में लोगों का जीवन किस प्रकार का था, है ना। तो इसमें लोगों के जीवन के आधार पर, चाहे वह मंत्री का हो, चाहे वह अधिकारी का हो, चाहे व्यापारी का हो, चाहे मामूली कृषक का हो, चाहे सामंत का हो, उस समय सल्तनत काल के समय में लोगों का जीवन किस प्रकार का था, इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे इस पाठ में। तो इस पाठ में आपका शुरुआती में देखेंगे हम लोग, इसमें विदेशियों का आगमन। यहाँ पर विदेशियों का, जब यहाँ पर सल्तनत कालीन स्थापित हुआ था तो धीरे धीरे विदेशी लोग यहाँ पर आकर बसने लगे थे। और वे कहाँ से थे? ईरान से, इराक से, तुर्किस्तान से, समरकंद से, बुखारा से, यहाँ से लोग आकर भारत में बसने लगे थे। और उन लोगों ने भारत को अपना देश माना था, है ना। तो ऐसा होता है कि अगर कोई विदेश से आता है तो वो देश को वो अपना नहीं पाता है, लेकिन जो विदेशी लोग आए थे यहाँ पर, ईरान से, इराक से, तुर्किस्तान से, है ना, तो इन लोगों ने भारत को अपना देश माना था और अपना देश माना। इसमें प्रमुख थे अमीर खुसरो, जिन्होंने अपने आप को हिंदुस्तानी तुर्क कहा था। इसमें जो प्रमुख कवि थे, आप लोगों ने उनकी जो कविताएं हैं वो भी सुना होगा कि अमीर खुसरो की कविताएं आज भी हमारे पाठ्यक्रम में हम लोग पढ़ते हैं। तो वो सल्तनत काल के कवि ही थे और वो तुर्क से आए थे, इसलिए यहाँ जब भारत आए तो उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तानी तुर्क के नाम से बताया था। उसने फारसी के साथ साथ यहाँ की आम भाषाएं, मतलब आम बोलचाल की भाषा भी हिंदवी, आम बोलचाल की जो भाषा थी यहाँ पर हिंदवी, उसमें कई ऐसी कविताएं लिखी थी जो प्रसिद्ध है, उनकी लिखी हुई कविताएं प्रसिद्ध है। उसने हिंदुस्तान की प्रशंसा में कई ऐसी कविताएं लिखी है। इसी तरह से कई भाषाएं बोलने वाले कारीगर, विद्वान और जो संत आदि भारत आकर यहाँ पर धीरे धीरे बसने लगे थे। मतलब विदेशों से लोग आकर यहाँ पर बसने लगे थे सल्तनत काल के समय में। उन दिनों चंगेज खां, जो कि मंगोल का पर आक्रमण कर रहा था, पूरे मंगोल पर, मध्य एशिया पर अपना शासन स्थापित करना चाहता था। उसने पूरे मध्य एशिया के राज्यों को हराकर अपने वहाँ की सभ्यता को नष्ट कर दिया था और उसके भय से इन लोग ने दिल्ली पर आकर शरण ली थी। इन सब लोगों के ने अपनी जो हुनर थी, जो चाहे वो कारीगर का हुनर था, चाहे वह शिल्पकार का था, चाहे वास्तुशिल्पकार का था, तो इन लोग जो आए थे यहाँ पर, वो अपनी विद्वता एवं धार्मिकता से भारतीय संस्कृति को और भी समृद्ध बनाया था। वहाँ से इन लोगों ने आया था इस उद्देश्य कि यहाँ पर आकर अपना यहाँ की जो संस्कृति है उसको उन लोगों ने अपनाया और उन लोगों की जो संस्कृति थी उससे भारत को और भी ज़्यादा समृद्धि प्राप्त हुई थी। अब देखते हैं शासन और शासन, शासक और शासन। यहाँ पर शासक और शासन किस प्रकार से थे। सल्तनत काल में सुल्तान ही सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होता था। आपको पता होगा कि जैसे राजतंत्र उस समय चलता था, तो राजतंत्र के समय में राजा को ही सबसे सर्वा माना जाता था। तो सल्तनत काल में भी सुल्तान को सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण माना जाता था। शुरू में वह सुल्तान गुलामी से उठकर सुल्तान बना था और इस कारण से वे बड़े अधिकारी और सेनापति उनसे दबकर नहीं रहना चाहते थे। आप लोगों ने जब गुलाम वंश पढ़ा था तो गुलाम वंश में हर एक राजा जो गुलाम शासक था, तो उन लोगों के सामने खाली एक ही समस्या थी, क्योंकि वो जो शासक बनते थे वहाँ पर राज्य के, उन लोग वहाँ पर के खुद अधिकारी होते थे, मंत्री होते थे, सेनापति होते थे। ऐसे लोग जो गुलाम होते थे उन लोग ही आगे चलकर शासक बनते थे। और इन लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि लोग इनका कहना मानने से इनकार कर देते थे।
तो यहाँ पर सल्तनत काल में भी ये समस्याएं बनी रही। अब लेकिन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी आदि के समय में सुल्तान राज्य सर्वे सर्वा बन गया था। और उस समय जब गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था बलबन, और बलबन के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी आया, उस समय यहाँ पर सुल्तान ही सर्वे सर्वा बन गया। वहाँ पर कोई गुलाम व्यक्ति जो शासक बनने की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हो गई, और यहाँ पर वह स्वयं शासन करके अपने पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया था। इससे पहले भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे। जो सल्तनत काल की स्थापना होने से पहले भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। अब उनकी जगह एक बड़ी सल्तनत बन गई थी, लेकिन पुराने छोटे राजा समाप्त नहीं हुए थे। दिल्ली सल्तनत जो बहुत बड़ी साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत में स्थापित तो हुआ था, किंतु अभी भी छोटे छोटे राज्य समाप्त नहीं हुए थे। और वहाँ पर जो छोटे राजा थे वे अपने आप को एक स्वतंत्र शासक मानते थे। वे सुल्तान के अधीन जमींदार बनकर रहने लगे थे। और जो छोटे छोटे जो राजा थे, छोटे छोटे राज्य के जो शासक लोग थे, उन लोग जो सल्तनत काल का जो शासक था सुल्तान, उनके सामने वे जमींदार बनकर रहने लगे थे। पहले राजा के अधिकारी उनके रिश्तेदार होते थे और उनका पद प्रायः वंशानुगत होता था। जो राजा के अधिकारी होते थे उन लोग प्रायः वंशानुगत कार्य करते थे कि पिता के बाद उसके पुत्र का और उसके बाद उसके पुत्र का, ऐसे उन लोगों का जो कार्य था वो चलते रहता था। कोई भी पद पिता से पुत्र को नहीं मिलता था। अब यहाँ पर उस समय जो था वो वंशानुगत था, किंतु सल्तनत काल में अब थोड़ा सा परिवर्तन ये आया था कि यहाँ पर वंशानुगत जो शासक था, वंशानुगत जो कार्य था वो क्या हो गया, उसमें परिवर्तन आ गया था कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ राजा के अंडर में जो काम कर रहा है या राजा के अंतर्गत जो काम कर रहा है, वो व्यक्ति का जो भी पद है वो पद उसके पुत्र को प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उसके बदले में दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। राज्य के अधिकारियों में लगातार तबादला भी होते रहते थे। और यहाँ पर जो राज्य के जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे उन लोगों में हमेशा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होते रहता था, तबादला होते रहता था। और ये तबादला क्यों होते रहता था, इसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़े थे कि यहाँ पर जो सरदार थे या इक़्तिदार थे, इन लोगों का तबादला इसलिए किया जाता था कि ये लोग लोगों से मिलकर राजा के खिलाफ षड्यंत्र न रच सके। इसलिए जो बड़े अधिकारी या जो सरदार होते थे उन लोगों का समय समय पर तबादला होते रहता था। अब देखते हैं गांव के लोगों का जीवन में किस प्रकार से बदलाव आया। गांव के लोगों के जीवन में पहले की तरह यहाँ पर लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या चीज़ था, कृषि करना था। यहाँ पर शुरू से ही हम लोग देखे हैं कि व्यक्ति का सबसे प्रमुख व्यवसाय, शुरुआत में व्यक्ति सबसे प्रमुख व्यवसाय चुनता है कृषि करना, क्योंकि कृषि करने के लिए उसको सबसे आसान काम ये होता है कि उसको अगर कृषि करने लायक जो साधन होते हैं वो अगर मिल जाता है तो उसका सबसे प्रमुख व्यवसाय कृषि कहलाता है। और यहाँ भी सल्तनत काल में भी लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। लेकिन सल्तनत में यहाँ पर लगान व्यवस्था का असर लोगों पर पड़ा। और आपको याद होगा कि पहले गांव किसी न किसी सामंत या राजस्व वसूली के लिए दिया जाता था। यहाँ पर जो सामंत होते थे, सामंतों को गांव का गांव पूरा दिया जाता था वहाँ से कर वसूल करने के लिए। और वो जो सामंत या जमींदार होते थे वे लोगों से मनमाना कर वसूल करते थे। किंतु अब सल्तनत काल में जो कर लेने की पद्धति थी या जो कर लेने का जो नियम था वो क्या हो गया था, परिवर्तन हो गया था। इसमें राजा के जो अधिकारी होते थे उन लोग कर लेने का काम करते थे। लेकिन अब यहाँ पर सुल्तानों ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब सुल्तान के अधिकारी ही लगान इकट्ठा करते थे। कई छोटे छोटे करों की जगह में एक बड़ा कर लिया जाता था। उस समय जो कर लिया जाता था सल्तनत काल के पहले, उसमें साल भर में कई ऐसे छोटे छोटे कर होते थे जिसको वसूला जाता था, जिससे जो कर का भार होता था व्यक्ति के ऊपर बहुत अधिक होता था, चाहे वह किसान हो चाहे व्यापारी हो।
किंतु अब क्या हुआ था, सल्तनत काल में जो छोटे छोटे कर थे उसको समाप्त कर दिया गया था और एक बड़ा कर जो था उसी को ही निर्धारित किया गया था। जैसे चराई कर था और भूमि कर था। भूमि कर में भी जो कर की राशि होती थी वो अधिक होती थी और वो जितना उत्पादन होता था उसके आधार पर उसका लगान वसूल किया जाता था। अब सुल्तान के अधिकारी लगान इकट्ठा करते थे। कई छोटे करों की जगह में एक बड़ा कर तय किया गया था। वह खेत की उपज का लगभग आधा था और यह लगान गांव के मुखिया इकट्ठा करके सुल्तान के अधिकारियों को देता था। यहाँ पर एक नियम लागू किया गया था कि जितना उत्पादन होता है उसका आधा हिस्सा लगान के रूप में राजा के अधिकारियों को दिया जाएगा और राजा के अधिकारी राज खजाने में ले जाकर उसे जमा करेंगे। और लगान इकट्ठा करने का काम गांव के मुखिया का होता था, जो कि गांव से लगान को इकट्ठा करता था और राजा के अधिकारियों को ले जाकर देता था। इसके आधार पर इस कारण से यहाँ पर किसानों पर अपना अनाज शहरों में ले जाना और बेचना पड़ता था। और यहाँ पर देखेंगे अक्सर सुल्तान किसानों से लगान नगद रूप में लेते थे। यहाँ पर जो लगान भले ही जो उत्पादन का आधा हिस्सा उनको लगान के रूप में देना पड़ता था, किंतु ये जो लगान होती थी वो नगद रूप में मतलब पैसे के रूप में अधिकारियों को देना पड़ता था। और इसी के कारण से यहाँ पर जो किसान थे वे अपने अनाज को बेचने के लिए क्या करते थे, वे शहर की ओर जाते थे और शहर में जाकर अपने अनाज को बेचते थे और बेचकर फिर जो पैसा आता था उसका आधा हिस्सा करके लगान के रूप में देते थे। इससे एक ये फायदा हुआ कि यहाँ पर किसानों का शहरों में आना जाना बढ़ गया था। अब देखेंगे शहरों में बदलाव किस प्रकार से आया। सुल्तान व उसके अधिकारी शहरों में ही आकर बसने लगे थे। किसानों से इकट्ठा किए गए जो लगान होते थे वे शहर के विकास में खर्च कर किया जाता था। यहाँ पर शहर का विकास, सल्तनत काल में शहरों का विकास हुआ था। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जो सल्तनत काल में बड़े बड़े भवनों का निर्माण करवाया गया था वो बहुत ही बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ था और उसमें जो कारीगर किया गया था वो बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया था। तो इसलिए यहाँ पर जो कर की जो राशि आती थी वो सुल्तान क्या करता था, अपने जो शहर होते थे, राज्य में जो बड़े बड़े शहर होते थे उनके विकास कार्य के लिए उन पैसों को लगाता था। इससे शहरों में तेजी से विकास हुआ। वहाँ पर तरह तरह के कारीगर, मिस्त्री, बुनकर, दर्जी, बढ़ई, लोहार आदि आकर बसने लगे थे। और इससे एक ये फायदा हुआ कि यहाँ पर शहर का जब विकास हुआ तो यहाँ पर किस्म किस्म के जो कारीगर होते थे, बढ़ई होते थे, दर्जी होते थे, बुनकर होते थे, सुनार होते थे, जो कला मतलब कला से संबंधित होते थे या फिर जो व्यवसाय से संबंधित होते थे, उन लोग खास करके शहर में जाकर बसने लगे थे। तुर्क अपने साथ कई ऐसे नए तकनीकी एवं उद्योग लाए थे जिसे लोगों के व्यवसाय और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा था। तुर्क जो ईरान से, इराक से, समरकंद से, बुखारा से, है ना, यहाँ से जो लोग आए हुए थे वे अपने साथ बहुत सारी ऐसी कलात्मक चीज़ें लेकर आए थे या फिर व्यवसाय करने के तरीका से वे बहुत कुशल कारीगर थे, जिसके कारण से यहाँ पर उन लोगों को वस्तु का निर्माण करा और वस्तु का निर्माण करके यहाँ पर उन्हें उसे बेचने का अवसर मिला था। इसका लोगों के व्यवसाय एवं संस्कृति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। मध्य एशिया के कारीगर में जो तुर्क के साथ साथ भारत आए थे वे इमारतें बनाने के लिए नए तरीकों का उपयोग करने लगे। नए तरीकों के साथ उसका जो इमारतें बनाते थे वो नए तरीके से बनाते थे। इसमें से महत्वपूर्ण थे जो जुड़ाई का काम होता था। जैसे हम लोग आजकल ईंटा और गारा का जुड़ाई करते हैं। जैसे ईंटा को जब जुड़ाई करते हैं तो सीमेंट और रेती लगाते हैं। उस समय सीमेंट का उत्पादन नहीं होता था, तो उस समय मिट्टी में चूना और रेती मिलाकर वो लोग गारा का उपयोग करते थे और उससे इसमें जुड़ाई में चूना गारे का उपयोग मीनार, गुंबद तथा मेहराब का उपयोग होता था। आप आज भी इसका उपयोग अपने आसपास की इमारतों में देख सकते हैं। आज भी हम लोग
अभी तो उतना इस चीज़ का चलन नहीं है, क्योंकि आजकल थोड़े छोटा सा भी अगर घर बनाते हैं तो उसमें सीमेंट का उपयोग करते हैं। लेकिन गांव वाले क्षेत्र में जब मिट्टी का गारा बनाते हैं तो उसमें चूना और रेती मिलाकर गारा के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। आप जिस पुस्तक में को पढ़ रहे हैं उसमें कागज से बनी हुई है। ये जो पुस्तक है ये कागज से बनी है, और इसका ये सबसे कागज बनाने की कला और पुस्तक में जिल्द चढ़ाने की कला भारत में तुर्कों ने लाया था। जो कागज बनाने की कला है और पुस्तक में जो जिल्द चढ़ा हुआ रहता है वो कला भारत में तुर्क लोग लाए थे। ये तुर्क लोग चीनियों से सीखे थे, क्योंकि कागज का सबसे पहले आविष्कार चीनी लोग ने किया था, और चीनी लोगों से तुर्क लोगों ने सीखा, तुर्क से फिर वे लोग भारत लाकर यहाँ पर लोगों को सिखाया। उन्होंने वह कला चीन के लोगों से सीखी थी। थोड़े से इसमें देखेंगे जो घोड़े में घोड़े के जो खुर में नाल का उपयोग किया जाता है, ये भी चीनी लोगों की ही देन थी जो तुर्क लोग सीख कर आए हुए थे। तुर्क ने भारत यहाँ पर देखेंगे जो इस तरह सूत काटने के लिए चरखे का उपयोग सल्तनत काल में भी हुआ था। इससे पहले लोग तख्लीकी से सूत काटते थे। तख्ली से सूत काटने का काम किया जाता था। सुल्तान यहाँ पर सल्तनत काल के स्थापना के पहले लोग कपड़ा बुनने का जो काम करते थे, कपड़ा बुनने के लिए जो तकली का उपयोग करते थे उन लोग। लेकिन इन लोगों के आने से जो चरखे से फिर वो सूत काटना प्रारंभ किया और उससे कपड़ा बुनना प्रारंभ किए थे। इस काल में नए तरह से पकवान का चलन भी शुरू हुआ था। आज जो हम लोग पकवान कई तरह के खाते हैं, जो जैसे समोसा है, हलवा है, ये सारी चीज़ें बाहर की देन की है, तुर्कों की देन की है, जो तुर्क लोग यहाँ पर लेकर आए थे और उसको हम लोगों ने यहाँ पर बनाना सीखा, खाना सीखा और उसका उपयोग करना सीखा। तो बच्चों आज हम लोग ये वाला पाठ का भाग 1 पढ़े हैं। इस पाठ को आप अच्छे से अध्ययन करोगे और इसके बीच बीच का जो छोटा छोटा प्रश्न है उसको निकाल कर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।